गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित प्रश्न और जीव विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको पारा मेडिकल बिहार बीपीएससी पूछे या 12th का बोर्ड से पूछिए, बायो का, किसी में भी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अब देखिए रेशम कीट के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। अगर हम तीनों के बारे में भी जान जाए, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ये तो और अच्छी बात होगी और इससे भी प्रश्न आने की संभावना पूरी की पूरी है। चलिए तो हम देखते हैं हमारा एपीकल्चर से क्या समझते हैं। एपीकल्चर है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। तो आप एपीकल्चर से मोटा मोटी समझिए मधुमक्खी पालन। तो हम क्या समझे एपीकल्चर से क्या होता है, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन। फिर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एवी कल्चर। एवी मतलब होता है पक्षी, एवी कल्चर होता है पक्षी पालन, ध्यान रखिएगा। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर हो गया पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, या आप उसको बोलेगा बागवानी। इसमें सब प्रकार की कृषि आ जाएंगे। क्या बोलेगा, बागवानी। बागवानी क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर अभी जस्ट पढ़े, कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। उसका फ्लोरिकल्चर हमारा क्या हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर से। ध्यान रखिएगा विटीकल्चर किससे, अंगूर से संबंधित है। थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए यही सब आपको एग्जाम में आपको मजबूती प्रदान करेगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। एक क्वेश्चन को रटने से फायदा नहीं है, आप उस क्वेश्चन के आसपास संबंधित चीज़ों को जानिएगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखिएगा, आपका मेमोरी अच्छा हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों की कृषि, पोमोलॉजी क्या, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती, सभी प्रकार के फसलों की खेती क्या कहेंगे, एग्रोनॉमी। वर्मी कल्चर नाम सुने होंगे, केचुआ या वर्मी खाद के उत्पादन में, कृषि में। वर्मी कल्चर क्या हो गया, वर्मी। वर्मी आपको तो हिंदी समझना है, इंग्लिश में देखिए, कहीं आपको वर्मी दिख जाए तो उसी को टिक मार दीजिएगा। वर्मी कल्चर क्या हो गया, केचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर क्या हो गया, व्यापार हेतु सीपों कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर क्या हो गया, जैतून का उत्पादन। हेलीकल्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेलीकल्चर से आप क्या समझिएगा, हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन, मतलब घोंघे के उत्पादन के लिए। विटीकल्चर क्या अभी जस्ट पढ़े, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। उसके बाद देखिए मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों। मोरी कल्चर क्या हुआ, शहतूत की खेती। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए आपको बताते हैं कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी एकदम याद रखिएगा, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मी कल्चर केचुआ या वर्मी का उत्पादन। अब आप ये देखिए ध्यान रखिएगा, हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन। इतना आप जरूर ध्यान रखें कम से कम, और सबों को ध्यान रखते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है। नील हरित शैवाल, एकदम आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरित शैवाल। ये ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहता था। तो क्या समझे, पहले सजीव आए फिर ऑक्सीजन आए। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पहले कौन है, ऑप्शन देगा ऑक्सीजन, ये नील हरित शैवाल। तो आप क्या मारेगा, नील हरित शैवाल का पहले विकास हुआ, क्योंकि नील हरित शैवाल बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता था। अब देखिए कह रहा है हमारा
कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। अब देखिए फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अब आप यहाँ पे देखिएगा कि एंथोलॉजी को हम कहते हैं फूलों का अध्ययन से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी फूलों के कृषि से संबंधित है। अब देखिए फ्रेनोलॉजी किसको कहते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। अब कोई पागल हो गया, मस्तिष्क का प्रॉब्लम हो गया तो उसका अध्ययन क्या कराता है? फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी क्या? फूलों का अध्ययन। अभी आप कुछ देर पहले पढ़े सजावटी फूलों के बारे में भी आप कुछ पढ़े थे, आपको दिखाते हैं। सॉरी रुकिए एक मिनट, आपको सजावटी फूलों के बारे में दिखाते हैं। देखिए फ्लोरिकल्चर क्या है? हमारा फ्लोरिकल्चर है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, जबकि एंथोलॉजी क्या है? सारे फूलों के अध्ययन से संबंधित है। एंथोलॉजी क्या है? सभी फूलों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि फ्लोरिकल्चर है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इस बात को समझ गए, एक बार इसको से अच्छे से देख लेते हैं। फ्रेनोलॉजी क्या? मस्तिष्क से रिलेटेड जानकारी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी क्या है? घास से संबंधित। पैलिनोलॉजी क्या है? पैलिनोलॉजी क्या? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सिल्वीकल्चर याद होना चाहिए, वन संवर्धन से है। स्पॉन्जी कल्चर तो समझ सकते हैं, स्पंज से टिक से है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है, पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर सब्जी की कृषि, याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखिएगा हॉर्टिकल्चर है बागवानी, पूरे कृषि से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हॉर्टिकल्चर में फूलों फलों सब्जियों मसालों खेती में से कोई भी ऑप्शन दे तो हॉर्टिकल्चर दिया है तो आप मार दें, लेकिन फूलों के लिए क्या पढ़े? एंथोलॉजी है, फलों के लिए पोमेलॉजी है, ये सब है तो आप उसको मारिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। बागवानी दिया रहे तब आप हॉर्टिकल्चर मार दीजिए, या बहुत सारा फूलों सब्जियों का एक साथ पूछे तब आप हॉर्टिकल्चर मारिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? एकदम भी है क्वेश्चन, आपको पूछना ही पूछना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहाँ नहीं पूछा तो वहाँ पूछेगा, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है डार्विन महोदय ने। देखिए यहाँ पे लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन द्वारा लिखी गई। इसमें और क्या कह रहा है? ये जैव विकासविद थे, इनके प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। लाइन कह रहा है कि विकासवाद को, पहला पूछेगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। डार्विनवाद तो डार्विन। प्राकृतिक वरणवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया? डार्विन। एकदम आप इस बात को ध्यान रखिएगा, डार्विन महोदय ने दिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? अभी जस्ट पढ़े, डार्विन महोदय ने। अब देखिए इस बात को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक कार्मिक परिवर्तन द्वारा मतलब कंटिन्यू मतलब लगातार, मतलब परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला ही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। तो आधुनिक जीव विज्ञान का नींव कौन है? डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, आप डार्विन महोदय वाला भी याद रखिएगा। प्राकृतिक वरण, विकासवाद का सिद्धांत, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, किससे संबंधित है? डार्विन महोदय से। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझा? इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क। अब देखिए जैव विकास परिकल्पना का पहला
तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बाप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया। मतलब जैव विकास का पहला सिद्धांत तर्क संगत सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। अब इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी? फिलॉसफी जूलॉजिक लिखी है लेमार्क ने। फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी है? लेमार्क ने। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ध्यान रखिएगा, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिकरण। सबसे सटीक है प्राकृतिकरण। किसने दिया? लेमार्क महोदय ने। कह रहा है डायनासोर। अच्छा एक बात देखिए, हम बताते हैं कि विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब क्या हो गया? नेचुरल सेलेक्टिव। देखिए अब 4 आदमी हैं, आप किसी जंगल में फंस गए। अब जो आदमी उस जंगल के हिसाब से अपने आप को जितना ढालेगा, मान ली कोई अब 3 आदमी कच्चा मांस खा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होंगे? वो मान 4 आदमी है, उसमें से एक आदमी कच्चा मांस नहीं खा रहे हैं, तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा, मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। जंगल में तो आपको पका, अगर आप आग का व्यवस्था नहीं है तो नहीं पका पाएंगे, नमक के बिना नहीं खा पाएंगे, तो क्या आपको जो प्रकृति के अनुसार सेलेक्ट कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वही जिंदा रहेगा, वही उसका वंश आगे बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यही हुआ प्राकृतिक वर्ण का। अब देखिए ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कह रहा है कि डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलिसोयोजिक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। आपको पता है कि सरीसृप भी ऑप्शन होगा और बाकी बात तो 2 ऑप्शन है, तो मेसोजोइक सरीसृप आपको बता चुके हैं। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। छिपकली किस में आती है? सरीसृप में आती है। इनका कुछ क्वेश्चन भी छूटा है? नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटा है। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यह आपको पूछ सकता है एग्जाम में। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी। इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी। आप ध्यान में रखिएगा, सरीसृप और पक्षी के बीच में। देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आए, हम पहले से लिख देते हैं। ये पूछेगा, इसको आप ध्यान से देखिए। अब पूछेगा कि पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी किसको माना जाता है? युगलीना। ध्यान रखिएगा, क्या युगलीना क्या है? पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहेगा कि नियोपाइलिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। प्रोटीथेरिया किसके? निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। अब प्रोटीथेरिया क्या है? निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें युगलीना, आप इसको ध्यान में रखें ही रखें। पादप एवं जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी क्या? युगलीना। कह रहा है मैमेथ पूर्वज किसके हैं? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। हाथी का मैमथ है, हाथी का पूर्वज है। कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनेलिन। तो थायरॉक्सिन। थायराइड के बारे में सुने होंगे, थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें क्या होती है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है, उसी में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपको पता है? रतौंधी, कर्क रोग, अस्थिसूलता, घेंघा रोग या थायराइड का प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होता है। कह रहा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, ये आपको हम करवा चुके हैं। ये टेस्ट है आपका, बताइए जाइलम द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टिक बताए थे। अगर पानी का हिंदी क्या होता है? जल, जल से जल और जौ से जाइलम, तो जाइलम होगा। अगर फल के, देखिए अब बाकी बात कहेगा खाद्य पदार्थ किस द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप क्या मारेगा? फ्लोएम द्वारा।
पौधों में। अब कह रहा है कि निम्न में से किस रोगी को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एंटीबायोटिक होता है वो जीवाणु जनित रोगों में काम आता है। जो जीवाणु से या बैक्टीरिया के कारण रोग होते हैं उसमें हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब देखिए कुष्ठ क्या एंटीबायोटिक रूप है, एंटीबायोटिक रोग है, सॉरी रूप बोल दिए। आप कुष्ठ ये बात भी पूछ सकता है कुष्ठ किस प्रकार का बीमारी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज या वंशागत। तो आप क्या मारेगा, जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ। टिटनेस या धनुष टंकार ये सब भी जीवाणु जनित रोग है। मीजल्स खसरा ये आपका है, मीजल्स खसरा है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग को आपको पता है कि एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मीजल्स या खसरा। दोनों नाम याद रखिएगा, मीजल्स या खसरा। हैजा भी आपका जीवाणु जनित रोग है। खसरा की बीमारी देखिए, जस्ट क्वेश्चन आया, खसरा की बीमारी किस कारण होती है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइक्रोप्लाज्मा से। वायरस या विषाणु एक ही चीज हुआ, हिंदी में विषाणु हो गया, इंग्लिश में वायरस हो गया। तो खसरा पता है विषाणु जनित रोग है, वायरस का उसका आंसर हो जाएगा। करा एक दंत चिकित्सक रोग द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो आप याद रखिएगा अवतल या कॉनकेव मिरर। अब आप क्या कहता है, ये अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब और साइज में बड़ा होता है, जिससे आदमी डॉक्टर दांत को स्पष्ट बड़ा रूप में देख सकते हैं और उनको दांत का उपचार करने में सुविधा होगी। इसी तरह आप बताइए हजामती दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन और आगे है तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा। आंसर याद रखिएगा, कौन जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं, हाइड्रा है। आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और क्विज भी करवाया जाएगा। तो आप इसके पहले भी जो भी प्रैक्टिस सेट है, बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप उसको देखें और आप लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू।